हम चाय वाले भैया के यहाँ बैठे थे तो वो बोले आज सुबह सुबह नाश्ता कर रहे हैं सर। तो हमने कहा सुबह सुबह इसलिए क्योंकि दिन में फिर टाइम नहीं मिलेगा, दिल्ली में 2 दिन बवाल है। तो उन्होंने कहा अच्छा सर ये बताइए इतना सब खर्च हो रहा है, इसका कोई फायदा होता है क्या? नमस्ते, आप देख रहे हैं एबीसी भारत और आज बात करेंगे कि G20 से भारत को क्या मिला। क्योंकि जैसा कि चाय वाले भैया ने पूछा, ऐसे ही बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि इतना सब तामझाम, फोटो सेशन, हेन तेन, इस सब से होता क्या है। तो आप सबसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और हम कोशिश करेंगे कि आपके कुछ सवालों के जवाब मिल सकें। शुरुआत करते हैं हमारे सबसे बड़े दुश्मन चीन से, क्योंकि इतना तो सब जानते हैं कि एक ताकतवर देश के लिए सबसे जरूरी है कि उसकी सीमाएं सुरक्षित हों। ऐसे में सवाल उठाए जा सकते हैं कि चीन ने एलएसी पर क्या हिमाकत की और हमारी सरकार उससे सही तरीके से डील कर पाई या नहीं। लेकिन इस बात पर कोई सवाल नहीं उठा सकता कि मोदी सरकार ने चीन से आंख मिलाकर बात की है, क्योंकि कूटनीति के सबसे बड़े मंच पर भी भारत ने अपनी बात खुलकर रखी। आपको एक एक करके 10 ऐसे सबूत बताते हैं कि मोदी सरकार ने कैसे चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया है और उसके विरोध को पूरी तरह से नजरअंदाज करके वो सारी बातें दुनिया के सामने रखी हैं जो भारत के लिए जरूरी हैं और पहले भी रखी जानी चाहिए थी। नंबर 1, चीन ने G20 दिल्ली की संस्कृत वाली टैगलाइन वसुधैव कुटुंबकम का विरोध किया था, लेकिन भारत सरकार ने इसे नहीं हटाया। नंबर 2, वन फ्यूचर यानी कि हम सबको दुनिया का भविष्य साझा रूप से देखना चाहिए, समान रूप से अगड़े पिछड़े, पावरफुल कमजोर सबके विकास की बात करनी चाहिए। चीन ने इस पर भी कड़ा ऐतराज किया था, जिसे भारत ने प्रमुखता दी। नंबर 3, खुद को रूस का सबसे बड़ा जिगरी यार बताने के लिए चीन G20 के घोषणा पत्र में यूक्रेन युद्ध शब्द नहीं चाहता था, लेकिन भारत ने इस पर स्टैंड लिया और सबको सहमत करवाया। नंबर 4, भारत खुद अपनी दोस्ती की वजह से रूस को बचाना चाहता था, तो भारत ने घोषणा पत्र बिना रूस को घेरे हुए तैयार किया और सबसे अहम बात यह है कि इसके लिए अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक सबको राजी किया गया। नंबर 5, यूक्रेन युद्ध को लेकर आज तक हमने अपने दोस्त रूस पर सवाल नहीं उठाया, तो दिल्ली समिट में भी यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में रूस का जिक्र नहीं किया गया। नंबर 6, भारत ने युद्ध पर अपना पक्ष रखा कि सभी विवाद बातचीत से ही हल होने चाहिए, ये युद्ध का युग नहीं है और भारत का यह संदेश रूस से ज्यादा चीन के लिए अहम है। नंबर 7, चीन से लेकर पाकिस्तान तक, रूस से लेकर अमेरिका तक, दिल्ली से एक मैसेज सबके लिए बिल्कुल लाउड एंड क्लियर रहा कि परमाणु युद्ध की धमकियां मंजूर नहीं है। बात बात में किसी भी देश को अपनी परमाणु ताकत पर उछलना नहीं चाहिए। नंबर 8, इस बड़े मंच से भारत ने चीन के विस्तारवाद को भी घेरा और कहा कि सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए। नंबर 9, भारत ने कोविड संकट को आज के चैलेंज से जोड़ा, चाहे पीएम मोदी की अपनी ओपनिंग स्पीच हो या फिर घोषणा पत्र। साफ साफ कहा गया कि कोरोना त्रासदी के बाद दुनिया बुरी तरह से बंट गई है और किसी भी देश को किसी पर भरोसा नहीं रहा है। नंबर 10, भारत ने सबको सलाह दी कि हमें मिलकर शांति और समृद्धि की ओर आगे बढ़ना चाहिए और ये सबको पता है कि ये मैसेज चीन को सबसे ज्यादा चुभेगा, क्योंकि चाहे भारतीय सीमा हो, दक्षिण चीन सागर हो या फिर हिंद प्रशांत क्षेत्र हो, एक ही आदमी सारा माहौल खराब करता है, वो है तानाशाह शी जिनपिंग। इस समिट से भारत ने अपने दूसरे पड़ोसी पाकिस्तान की भी अक्ल ठिकाने लगाई, क्योंकि मोदी सरकार नाम तो नहीं लेती, लेकिन जहां आतंकवाद और विस्तारवाद की बात होती है तो दुनिया समझ जाती है कि चीन और पाकिस्तान की बात हो रही है। भारत ने दुनिया को समझाया कि आतंकवाद जैसी चुनौतियां आर्थिक विकास में सबसे बड़ी बाधा हैं। दुनिया में कहीं भी किसी भी रूप में आतंकवाद मंजूर नहीं है। भारत ने कहा कि G20 देशों को मिलकर टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को और मजबूत करना चाहिए, ताकि आतंक परस्त देश किसी भी तरीके से टेरर फंडिंग को छिपा ना सकें और एजेंसी को धोखा ना दे पाएं। और इसके अलावा भारत को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली कि अफ्रीकन यूनियन, जिसमें 55 देश शामिल हैं, यूरोपियन यूनियन की तरह वो भी इस ग्रुप का हिस्सा बन गया और इसके लिए कई अफ्रीकी देश हमेशा भारत के आभारी रहेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीका में पिछले 5 साल में चीन का कारोबार घटने लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत तेजी से अपने कदम बढ़ा रहा है। ऐसे में दिल्ली के इस फैसले के बाद कई अफ्रीकी देश भारत को अपना पक्का और सदाबहार दोस्त समझेंगे, क्योंकि चीन भी अफ्रीकी यूनियन के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन बाजी भारत ने मारी है। रणनीतिक रूप से फायदे के अलावा G20 के इस आयोजन का भारत को आर्थिक मोर्चे पर भी बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि हमारे सपने बड़े हैं और हम एशिया की सबसे बड़ी पावर बनना चाहते हैं, तो हमें इसकी कीमत नहीं, अहमियत को समझना होगा। G20 दिल्ली को आप सफल मानते हैं या नहीं, और 5,000 करोड़ रुपए खर्च करके इस तरह का आयोजन कराना गलत है या सही? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और देश से जुड़ी हर जरूरी हलचल को जानने समझने के लिए एबीसी भारत को फॉलो कीजिएगा। आते रहिए। जय हिंद।